नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती आज्ञा कौर टीजीटी हिंदी केवी वनस्तिसी जबलपुर संभाग की ओर से आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है अपठित गद्यांश। बच्चों, अपठित गद्यांश से तो पहले से आप परिचित हैं, क्योंकि यह तो परीक्षा में जो है सबसे पहला प्रश्न यानी सबसे पहला ही प्रश्न होता है खंड का। यह 5 नंबर का या 10 नंबर का आता ही है। अपठित गद्यांश यानी कि जो हमारे पाठ्यक्रम से या हमारी पाठ्य पुस्तक से नहीं लिया जाता। अपठित जैसे नाम से ही है, बिना पढ़ा हुआ, यानी जो पहले पढ़ाया गया ना हो या जो पढ़ा नहीं गया होता, ऐसा गद्यांश जो पाठ्य पुस्तक से नहीं लिया जाता अपठित गद्यांश कहलाता है। अब इस अपठित गद्यांश से लघुत्तरीय व अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, आप सोचते होंगे ये अपठित गद्यांश क्यों दिया जाता है? वह इसलिए दिया जाता है जिससे कि हम जो है पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तकों को भी पढ़ें, जैसे कहानी की पुस्तकें और समाचार पत्र वगैरह। ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं तो इससे हमारा साहित्यिक ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ ही हमारे भाषा ज्ञान भी बढ़ता है। हमारी भाषा में नए नए शब्दों की वृद्धि होती है, शब्दों के अर्थ, जो नए शब्द आते हैं हमारे जीवन में, उनके अर्थ समझ में आते हैं, है ना। तो इसलिए ये अपठित गद्यांश जो देते हैं इसी वजह से दिया जाता है पेपर में। तो अपठित गद्यांश में प्रायः 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे गद्यांश को पढ़कर प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, यानी विकल्प वाले प्रश्न भी होते हैं। जैसे एक प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शन दे दिए, जो सही है उस पर हमें उसको चुन करके लिखना है। लेकिन दूसरी तरह के प्रश्न होते हैं जिसमें हमें संक्षेप में उत्तर देना होता है, जैसे लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय। वैसे प्रश्नों के उत्तर उनके अंक के आधार पर भी दिए जाते हैं। जैसे 1 अंक का है तो उसको हम बहुत अधिक संक्षेप में लिख सकते हैं, और यदि 2 अंक का उत्तर है तो उसमें 2 पंक्तियाँ या 3 पंक्तियाँ लिख सकते हैं। लेकिन उत्तर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लिखने चाहिए, संक्षेप में ही लिखने चाहिए। अब अपठित गद्यांश के उत्तर देने के लिए सबसे पहले हमें उस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि हमें उसकी विषय वस्तु समझ में आ जाए। और जब विषय वस्तु समझ में आ जाएगी तभी हम उस गद्यांश का उचित शीर्षक चुन पाते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। अपठित गद्यांश से अति लघुत्तरीय व अति और लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर हैं हमें गद्यांश से ही देने होते हैं। उनके उत्तर हम अपने मन से नहीं देते। हमें भले ही कितना भी उत्तर मालूम हो कुछ और, लेकिन हमें उत्तर जो है गद्यांश से ही देना होता है। अपठित गद्यांश के उत्तर देने की विधि हम बता रहे हैं। पहले गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसका मूल भाव अच्छे से समझ लें। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में अपनी भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में लिखें। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दें। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक मूल भाव के आधार पर ही शीर्षक लिखना चाहिए, जैसा कि मैं पहले बता चुकी थी। अब उदाहरण के लिए हम एक गद्यांश ले लेते हैं और उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो मैं धीरे धीरे इस गद्यांश को पढ़ रही हूँ, आप भी ध्यानपूर्वक पढ़ते चलेंगे। मित्र को पथ प्रदर्शक माना जाता है। हमारे जीवन की उन्नति तथा अवनति बहुत कुछ मित्र के चुनाव पर निर्भर करती है। अतः मित्र का चुनाव करते समय हमें विशेष सावधानी से काम लेना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए लाभकारी नहीं जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। ऐसे मित्र की हर बात हमें माननी पड़ती है। इससे हमारे चरित्र का स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता। ऐसे लोगों का साथ भी उचित नहीं जो हमारी ही बात को ऊपर रखें। मित्र ऐसा हो जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। वह भाई के समान सहायक और हमारे प्रति सहानुभूति दिखाने वाला हो। जो गुण हम में नहीं
वह हमारे मित्र में होने चाहिए। गंभीर प्रकृति वाले मनुष्य को विनोदी पुरुष का संग करना चाहिए और निर्बल को बलवान का तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति को किसी महान व्यक्ति की मित्रता करनी चाहिए। मित्र ऐसा चुनना चाहिए जिसके साथ हम अपने गुणों का आदान प्रदान कर सकें। तो ये गद्यांश मैंने पढ़ा बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अब इसके प्रश्न उत्तर हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे जीवन की उन्नति तथा अवनति किस बात पर निर्भर करती है। दूसरा प्रश्न है, हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ हमारे लिए क्यों ठीक नहीं है। तीसरा प्रश्न, हमारा मित्र कैसा होना चाहिए। चौथा प्रश्न, उन्नति शब्द का विलोम शब्द लिखिए। पांचवा प्रश्न, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर हम गद्यांश में से ही खोजते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे जीवन की उन्नति तथा अवनति किस बात पर निर्भर करती है। तो इसका उत्तर पहली ही पंक्ति में दिया है गद्यांश की सबसे ऊपर। हमारे जीवन की उन्नति तथा अवनति बहुत कुछ मित्र के चुनाव पर निर्भर करती है। दूसरा प्रश्न, हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ हमारे लिए क्यों ठीक नहीं। देखिए इसका उत्तर तीसरी लाइन में है, देखो ऊपर से। हाँ, तो इसको इतना बड़ा उत्तर है, लेकिन हम इसको संक्षेप में अपनी भाषा में लिखेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए लाभकारी नहीं जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। ऐसे मित्र की हर बात हमें माननी पड़ती है, इससे हमारे चरित्र का स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता। ऐसे लोगों का साथ भी उचित नहीं जो हमारी ही बात को ऊपर रखें, अर्थात दृढ़ संकल्पी व्यक्ति अपनी हर बात को ऊपर रखता है, उसकी हर बात हमें माननी पड़ती है, जिससे हमारे चरित्र का विकास संभव नहीं हो सकता। तीसरा प्रश्न है, हमारा मित्र कैसा होना चाहिए। तो इसका उत्तर देखिए ऊपर से 1 2 3 4 5 पांचवी लाइन से स्टार्ट है, शुरू हुआ है। मित्र ऐसा हो जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, वह भाई के समान सहायक और हमारे प्रति सहानुभूति दिखाने वाला हो। जो गुण हम में नहीं वे हमारे मित्र में होने चाहिए। गंभीर प्रकृति वाले मनुष्य को विनोदी पुरुष का संग करना चाहिए और निर्बल को बलवान का तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति को किसी महान व्यक्ति की मित्रता करनी चाहिए। मित्र ऐसा चुनना चाहिए जिसके साथ हम अपने गुणों का आदान प्रदान कर सकें। तो इतना बड़ा आंसर तो हम नहीं लिखेंगे, इसको हम संक्षेप में इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। हमारा मित्र विश्वसनीय व सहायक होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हम अपने गुणों का आदान प्रदान कर सकें। अब प्रश्न 4, उन्नति शब्द का विलोम शब्द लिखिए, यानी उन्नति शब्द का विपरीतार्थक शब्द लिखना है। उन्नति का विपरीत शब्द है अवनति। पांचवा प्रश्न, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। देखिए गद्यांश का जब हमने इसको पढ़ा, इसका मूल भाव समझा। इस मूल भाव में यही है कि मित्र का हमें चुनाव किस प्रकार करना चाहिए, हमें किस प्रकार का मित्र चुनना चाहिए। तो यानी कि गद्यांश का उचित शीर्षक है मित्र का चुनाव। वैसे कुछ भी अन्य भी आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन जो शीर्षक है वह पूरे गद्यांश के जो है मूल भाव पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, शीर्षक छोटा होना चाहिए। अच्छा, किसी भी गद्यांश का शीर्षक प्रथम गद्यांश की शुरुआत में और गद्यांश के जो अंत में छिपा रहता है, तो आप उससे भी आप ढूंढ सकते हैं। और इसके बाद चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ कि अब आपको ये समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं अगले जो हम गृह कार्य के लिए देंगे। तो ये अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गृह कार्य में है बच्चों, फिर भी मैं इसको यहाँ पर इसकी चर्चा कर लेते हैं। मैं पढ़ रही हूँ, आप भी ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे। डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना संजोए हुए थे।
उनका मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। हमें सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, विचारों को कार्यवाही के माध्यम से हकीकत में बदलना चाहिए। डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। उन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। भारत को उन पर गर्व है। इतनी उपलब्धियां प्राप्त करने के बावजूद अहंकार कलाम जी को छू तक नहीं पाया। वे सहज स्वभाव के एक भावुक व्यक्ति थे। उन्हें कविताएं लिखना, वीणा बजाना तथा बच्चों के साथ रहना पसंद था। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। कलाम साहब का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। कलाम जी तपस्या और कर्मठता की प्रतिमूर्ति हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय दिए गए भाषण में उन्होंने कबीरदास जी के इस दोहे का उल्लेख किया था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बच्चों, ये पठित गद्यांश मैंने आपको पढ़ के सुनाया। आशा करती हूँ आपने भी पढ़ा होगा। चलिए अब इसके प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनाने का सपना देखा है? इसके 4 विकल्प दिए हैं। अल्प विकसित देश, विकसित देश, निर्मित देश, विकासशील देश। तो चलते हैं गद्यांश में देखते हैं। तो प्रथम लाइन में दूसरी पंक्ति, प्रथम लाइन में जो दूसरा जो वाक्य है उसको देखें। वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना संजोए हुए थे। तो उत्तर है विकसित देश। अब डॉक्टर कलाम किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? असहज, दयालु, दृढ़ शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर कलाम जो थे दृढ़ शक्ति, ये भी गद्यांश के पहली लाइन में है। दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। तीसरा प्रश्न है ग वाला, डॉक्टर कलाम एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार, इनमें से कोई नहीं। इस रिक्त स्थान में सही उत्तर भरना है, सही विकल्प भरना है। तो इसका पहला विकल्प सही है, वैज्ञानिक थे, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक। प्रथम पंक्ति में इसका उत्तर है। घ प्रश्न, डॉक्टर कलाम को क्या क्या बेहद पसंद था? तो हम इसको देखते हैं गद्यांश में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठवीं लाइन में, छठवीं नहीं 7वीं लाइन में उसके नीचे, उन्हें कविताएं लिखना, वीणा बजाना तथा बच्चों के साथ रहना पसंद था। तो यह इसका उत्तर हमें गद्यांश से मिल गया। अब जो है अंगा, डॉक्टर कलाम को किन किन सम्मानों से सम्मानित किया गया? तो फिर से हम चलते हैं गद्यांश में। ये 1, 2, 3, 4 ऊपर से चौथी लाइन में, जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, यानी डॉक्टर कलाम को भारत रत्न, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण सम्मानों से सम्मानित किया गया। यह इसका उत्तर होगा। अब लास्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न, डॉक्टर कलाम की तरह आप भारत को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? इसका उत्तर आपको अपने आप लिखना है, स्वयं से 2 या 3 पंक्तियों में, कि आप क्या प्रयास करेंगे भारत को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये आपको स्वयं करना है। अब आगे चलते हैं। देखिए, एक गद्यांश मैंने और दिया है आपको, विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की, यानी ये गद्यांश भी पढ़कर आपको उसके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने हैं। ये गद्यांश आपको मैं एक बार पढ़ देती हूँ, लेकिन इसको आपको अपने आप इसके उत्तर देने हैं। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। इसलिए यह काल मानव जीवन की आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है।
यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि वह मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से अच्छी तरह से पानी खाद मिल जाती है वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय और संयम के सांचे में ढल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। सभ्य नागरिक के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल सबसे उत्तम पाठशाला है। यहाँ पर अपने साथियों के बीच रहकर वे सभी गुण जान सकते हैं जिनकी विद्यार्थी को अपने जीवन काल में आवश्यकता होती है। अब इसके प्रश्न हैं जो आपको स्वयं करने हैं। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी क्यों माना गया है? दूसरा प्रश्न है सभ्य नागरिक कैसे बना जा सकता है? तीसरा प्रश्न है जिस वृक्ष को प्रारंभ में खाद मिल जाता है वह कैसा हो जाता है? चौथा प्रश्न है कोई दो भाववाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। पांचवा प्रश्न है पर्यायवाची शब्द लिखो वृक्ष शब्द का। छठवां प्रश्न है सभ्य शब्द का विलोम शब्द लिखो। सातवां प्रश्न है गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। बच्चों ये आपको स्वयं करना है और मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छी तरह से कर पाएंगे और मुझे यह भी आशा है कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।